नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। आपकी बात छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक राज करने वाली बीजेपी आज हाशिए पर चली गई है। 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कांग्रेस के 70 सदस्य हैं तो वहीं बीजेपी के महज 14। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का एक चौंकाने वाला बयान सामने आता है कि बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक हैं। आखिर इस बयान के क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस इसे मुंगेरी लाल के जो सपने बता रही है वो सच है, या फिर धर्मलाल कौशिक के बयान में कुछ दम है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो बयान जिसे आप ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या जिसे आने वाले भूचाल का कोई संकेत, जिसे जैसे देखना है देखिए। पहले आपको सुनाते हैं ये बयान। हम लोग आने वाला का स्वागत करते हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है, जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है। वैसे भी बहुत सारे लोग अपने पार्टी से ऊब गए हैं। जिस प्रकार के राजनीति हो रही है, लोग छटपटाने लगे हैं। देखिए, हम लोग नाम वाम नहीं बताएंगे, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनती है। और बाकी तो ये आपके सामने में है कि किस प्रकार से नाराजगी, किस प्रकार से लोग सफाई दे रहे हैं, और विधायकों को मिलने का दौर भी जारी है। न प्रस्तुत होनी है, न विकास कार्य कुछ खुलने हैं, लेकिन उसके बाद भी विधायकों की बैठक हो रही है। इससे आपको समझना चाहिए। मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। छत्तीसगढ़ में ना ऐसी कोई परिस्थिति बनने वाली है, ना एक भी कांग्रेसी उनकी डूबती हुई नैया में सवार होने वाले हैं। जतिन प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के हमारे आदरणीय नेता थे। किन परिस्थितियों में उनका भारतीय जनता पार्टी जाना हुआ है, ये वहाँ की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अभी तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में एक भी नेता तो बहुत दूर की बात है, अदना सा कांग्रेस का कार्यकर्ता उसकी कल्पना भी नहीं करता। तो आपने सुन लिया, एक तरफ सीधे सीधे बयान है और बहुत अच्छे अच्छे दावे हैं, और दूसरी तरफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये बताया जा रहा है। हम इस पूरे मामले को लेकर उठा रहे हैं कुछ सवाल। क्या है वो सवाल, पहले आपको दिखा देते हैं और फिर इस डिबेट को शुरू करते हैं। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बीजेपी लगाएगी सेंध? दिल्ली में आज कुछ परिवर्तन होता है तो छत्तीसगढ़ की बीजेपी जो है वो आत्मविश्वास से भरपूर हो जाती है, लबरेज हो जाती है। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बीजेपी लगाएगी सेंध? ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस के कौन से विधायक हैं बीजेपी के संपर्क में? ये उससे भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कुछ है तो फिर वो कौन है, क्या है? बीजेपी के दावों में सच्चाई है या महज शगुफा है? ये सियासी जोड़ तोड़ की ओर क्या छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र जी। केदार गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। केदार जी, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बहुत अंदर की खबर से लेकर के इनके चाल चरित्र, चेहरे, सियासत के जो हैं उसे सबको बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं। बाबूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं केदार गुप्ता जी के पास आता हूँ। केदार जी, इतना आत्मविश्वास कि दिल्ली में कुछ चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर आप लोग दावा कर देते हैं, लेकिन हालात तो बहुत अलग है ना। यहाँ तो सरकार से एक दो अगर आ भी गए तो बहुत फर्क थोड़ी पड़ेगा बीजेपी कांग्रेस को इस सब चीजों को लेकर के। देखिए, जो राजनीति है वो भविष्य को लेकर तय होती है, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो आपको मालूम है कि काफी महत्वाकांक्षी थे कि सरकार बनी है और हमको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, परंतु सबको निराश ही होना पड़ा। एक तो ये सरकार से निराशा थी, दूसरी निराशा का कारण ये बना कि कहीं कोई विकास कार्य नहीं है, कहीं कोई नए काम नहीं हो रहे हैं शुरू। और जब जनता के पास विधायक जाते हैं तो जनता पूछती है कि भाई ये काम नहीं हो रहे हैं, आपने शराबबंदी कही थी, अब तो पहुंचिए घर घर घूम घूम के शराब बेच रहे हैं, और युवाओं को आपने बेरोजगारी भत्ता कहा था, बुजुर्गों को भत्ता देने की बात कही थी, महिला कमांडो को पैसा देने की बात कही थी। कोई एक भी आपके कार्य धरातल पर नहीं दिख रहे हैं, और विशेषकर जो छत्तीसगढ़ में विकास 15 वर्षों में यहाँ के नागरिकों ने देखा है वो यहाँ शून्य हो चुका है। तो जहां इनके जनप्रतिनिधि जा रहे हैं वहां हाहाकार है, जनता उनको
ठहरने नहीं दे रही है एक कदम, और दूसरी तरफ इनके कार्यकर्ताओं को कहीं तवज्जो नहीं है। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी मैं बयान माननीय मंत्री जी का सुन रहा था, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अदना सा कह दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है देवतुल्य कार्यकर्ता। हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता वो देवतुल्य हैं, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अदने से हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जो ये अनदेखी हो रही है, और ये शासन प्रशासन जो आप कह रहे हैं कि 70 विधायक इनके पास हैं, इससे एक तानाशाही और दादागिरी का जो प्रचलन चल गया है कांग्रेस पार्टी में, और कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रहा है, विधायक जाके कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इनमें एक बड़ा असंतोष है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूं, वो ये है कि कांग्रेस की फितरत रही है कि ये पार्टियों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। अब कांग्रेस पार्टी थी पहले, और उसके बाद इंदिरा कांग्रेस हो गई। अब इंदिरा कांग्रेस कब चली गई और ये नेशनल कांग्रेस हो गई, उसका पता ही नहीं है। तो ये कांग्रेस की फितरत है, इसलिए वहां अपने लाभ के लिए और जरा भी असंतोष होने के कारण वो पार्टी में कोई निष्ठा नहीं होती, इसलिए वो छोड़कर कभी भी आ सकते हैं। ठीक है केदार जी। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? ये तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता, आपके नेता जो हैं बहुत ज्यादा दुखी हैं, और इसलिए बीजेपी को अवसर दिख रहा है आपकी आपदा में। सबसे पहली बात तो ये है अभिलाष जी कि आपने एक अपने प्रारंभिक उद्बोधन में ये कहा कि कौशिक जी का बयान चौंकाने वाला है। मेरी दृष्टि में चौंकाने वाला नहीं है, हास्यास्पद है, हंसने वाला बयान है। जिस तरह की परिस्थिति छत्तीसगढ़ में है उसकी दूसरे स्थानों से तुलना न करें। ये ना राजस्थान है, ना मध्य प्रदेश है, ना गोवा है, ना मणिपुर में है। जिस तरह से राजनीति का अधपतन करने का काम ये छोटा भाई और मोटा भाई की जोड़ी, बड़े सम्मान के साथ कहूँगा, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय अमित शाह जी ने इस यहाँ पर चालू किया, उसकी बानगी हमको कई प्रदेशों में देखने को मिली। अभी बंगाल में ताज़ा तरीन उदाहरण तो बंगाल का था, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता, बड़े बड़े नेता शामिल हुए और बाद में वापस अपनी पार्टी में आने के लिए छटपटा रहे हैं। मगर छत्तीसगढ़ की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। जतिन प्रसाद जी का उदाहरण दिया। जतिन प्रसाद जी के पिता जितेंद्र प्रसाद जी से हम लोगों के व्यक्तिगत संबंध थे, मैं उनको जानता हूँ। माधवराव जी सिंधिया या राजेश जी पायलट, ये सारी पूंजी है पिता के द्वारा कमाई गई। पुत्र जो हैं उन्होंने तो पिता की कमाई हुई पूंजी का उपयोग किया, उनके नाम का उपयोग किया है, नहीं तो इनकी अपनी क्या कमाई है राजनीतिक क्षेत्र में। खैर, वो राष्ट्रीय कभी बहस होगी तो उस पर जरूर चर्चा का विषय हम लोग भाग लेंगे। अभिलाष जी, ये समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ में अभी केदार बहुत सारी बातें कह रहे थे। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस का वो इंदिरा जी के जमाने का उल्लेख कर रहे थे। थोड़ा सा इतिहास पढ़ें। अब मैं अगर बताने लगूंगा कांग्रेस के इतिहास के बारे में तो आप 2 घंटे का आपका डिबेट भी कम पड़ेगा। ना सर, आप ये बताइए सर, भविष्य सर कांग्रेस का इतिहास नहीं, भविष्य बताइए। सुरक्षित है भविष्य छत्तीसगढ़? हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूं जी। हाँ, कांग्रेस का भविष्य इतना ज्यादा सुरक्षित है और इतना ज्यादा उज्जवल है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी दहाई में दिख रही है, ये आने वाले चुनाव में इकाई में आपको दिखाई देगी। और उसका और 9 कितने बाल तो सामने आ जाएंगे। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी हमारे सत्ता में आने के बाद में हालत यह थी कि 2 उपचुनाव हुए विधानसभा के और दोनों में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीती। उसके बाद में नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव हुए। अभिलाष जी, हमारे यहाँ 10 नगर पालिका है और नगर निगम है, और 10 के 10 नगर निगम में महापौर से सभापति सब कांग्रेस के बैठे हुए हैं। तो जब भी चुनाव हुआ है, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे जनपद का पंचायत हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से यहां लगातार जीतती रही है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने कसौटी पर खरा उतारा है कांग्रेस को। और एक बार दल बदल किया था हम लोगों ने गलती से, जब जोगी जी की सरकार थी तो 12 विधायक जोगी जी ने मालूम नहीं किस कारण से उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश करा के यहां पर लाया था, और वो हमारे लिए इतना भारी पड़ा क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता दल बदल को पसंद नहीं करती। मैं आपको 1-2 उदाहरण देना चाहूंगा, आपके दर्शकों को भी जानकारी होनी चाहिए। 1957 से लेकर के
1996 तक विद्याचरण जी शुक्ल इतनी बड़ी शख्सियत थी, मेरा तो उनके साथ व्यक्तिगत जुड़ाव था, केदार भाई भी जानते हैं और बाबूलाल जी भी जानते हैं। वो कोई चुनाव नहीं हारे 1977 का चुनाव छोड़ करके, जिसमें इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, केवल वो चुनाव हारे थे। मगर उसके बाद में जैसे उन्होंने दल बदल किया, उनके जैसे प्रखर व्यक्ति को वो दाग धब्बा लगा और चुनाव हारे वो, और आखिरी में जाकर जब वापस कांग्रेस में आए और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो छत्तीसगढ़ की जनता दल बदल को बिल्कुल नहीं पसंद करती। ठीक है राजेंद्र जी। 12 विधायकों ने जो दल बदल किया था, उसमें एक आदमी जीता था, और अभी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार एक एक बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे छत्तीसगढ़ के विकास के मामले में हो, एक एक बिंदु पर मैं आपको आंकड़े सहित जानकारी देना चाहूंगा। अभिलाष जी, राजेंद्र जी आएंगे आपके पास, पहले एक बार बाबूलाल जी से भी इस विषय में ले लें कि कितना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आजकल एक उद्देश्य बना के रखा है कि झूठ बोलो, मिथ्यावाद करो, दुष्प्रचार करो और दिग्भ्रमित करने का काम करो। ठीक है, बाबूलाल जी के पास आते हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जी बाबूलाल जी के पास आते, फिर आऊंगा आपके पास राजेंद्र जी। शर्मा जी, यहाँ पर तो दोनों ही पार्टी कह रहे हैं कि हम तो बढ़िया है, हमारा सब ठीक चल रहा है। अब जनता कंफ्यूज है सर, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते सारी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। क्या वाकई में बीजेपी सेंध लगा सकती है कांग्रेस में, या सिर्फ बयार चल रही थी एक ऐसी बीजेपी के फेवर की, तो उसमें थोड़ा सा कौशिक जी भी जो है उसमें उन्होंने सोचा कि चलो गंगा नहा लेते हैं? देखिए, अभी ना तो चुनाव है और ना कोई ऐसा माहौल है जिसमें दल बदल करने पे कोई हंगामा हो जाए या कोई बात हो जाए। और सवाल ये है कि आप सरकार नहीं बदल सकते। सरकार बदलने के लिए आपको कितनी बड़ी संख्या चाहिए? आप तो सिर्फ 14 है ना, आपको 36 लोग चाहिए, 32 लोग, और उसमें भी अगर मान लीजिए 6 जोगी कांग्रेस के आपके साथ हो जाए, बसपा वाले आपके साथ हो जाए, तो भी आपको जो है 26 लोगों की जरूरत है। तो क्या कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा लीडर दिखता है जो कांग्रेस छोड़ना चाहता है और उसके पीछे 26 लोग जाने को तैयार हो? मुझे तो कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता सिवाय टीएस बाबा के। टीएस बाबा के पीछे विधायक हैं, लेकिन टीएस बाबा एक पके हुए नेता हैं और कांग्रेस के प्रति उनकी आस्था मैं बहुत अच्छे से व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। वो ऐसा कुछ कदम उठाएंगे ऐसा मैं मानता नहीं। मुझे लगता है कि माहौल देख करके, जो माहौल बना है उसको देख करके जो है कौशिक भाई जी ने जो है एक चुटकी ली है। कांग्रेस के अंदर थोड़ी अनिश्चितता हो, कार्यकर्ताओं में कोई सोच बन जाए, कोई विचार ऐसे बन जाए कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो एक विचित्र स्थिति पैदा हो जाए कांग्रेस के अंदर, ये उनकी सोच लगती है मुझे। और ऐसा कोई वातावरण तो मुझे नहीं दिखता। देखिए, अगर हम नाराज नेताओं को, जो दिग्गज जिनके जाने से फर्क पड़ेगा, कुछ चर्चाएं होंगी, उसमें धनेन्द्र साहू है, सत्यनारायण जी शर्मा है, अमितेश शुक्ला है, राम पुकार सिंह है, ये ऐसे लोग हैं। ये अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से हलचल एक बार मचेगी छत्तीसगढ़ के अंदर में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी व्यक्ति कांग्रेस छोड़कर कहीं जाएगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी 2-3 लोगों को जो बहुत करीब से जानता हूँ, ये कांग्रेस नहीं छोड़ सकते। सवाल इनका ये है कि ये आखिर धर्मलाल कौशिक ने ये इस समय में ऐसा किया क्यों है? निगम के चुनाव के लिए तो ऐसा 1-2 आदमी लाकर का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, तो करने का कारण क्या है ये समझ में कभी नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों के मन में एक बात तो है, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे पूरा देश हो, कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, जिनका उल्लेख राजेंद्र भाई ने किया है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जतिन प्रसाद जैसे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, जो गांधी परिवार का माना जाता था। सिंधिया जैसे व्यक्ति को जो प्रभावित कर सकते हैं, सरकार गिरवा सकते हैं एमपी में। और शुभेंदु जैसे ममता के खास आदमी को जो है वो तोड़फोड़ में माहिर हैं, ये बात जनता के बीच में है। तो एक शगुफा छोड़ दिया जाए ताकि छत्तीसगढ़ में कुछ चर्चाएं शुरू हो जाएं इस तरह की, और कुछ रास्ते निकालने का प्रयास किया जाए, ये सोच करके चुटकी के रूप में जो है कौशिक जी ने, मुझे लगता है, ये बात कही है। ऐसा कोई खतरा सरकार के ऊपर तो मुझे नजर नहीं आता। ठीक है केदार जी, ये तमाम परिस्थितियां जो हैं, इसमें बयान में बीजेपी दिखता है कि बहुत सक्रिय है, मैदान में नहीं दिखती। मैदान में देख रहे हैं आप, जैसे अब उपचुनाव की उलाहना दे दी। राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं इस वक्त। राजेंद्र जी आपके पास आऊंगा, केदार जी से मैं पहले पूछ लेता हूं। तो तमाम मैंने ये कहा कि थोड़ा सा बाबूलाल जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, हम सब इनका बड़ा सम्मान करते हैं,
मगर दल बदल कानून के हिसाब से 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए बाबूलाल भाई। 48 विधायक चाहिए उनको तोड़ने के लिए कांग्रेस के, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब दल बदल कानून का पालन हो पाएगा। चलिए आगे पूछे अभिलाष जी दूसरे। जी, सिर्फ सरकार के आंकड़े की कोशिश बताने का प्रयास किया। जी। सरकार कितनी चाहिए उनको, लेकिन वो दल बदल कानून तो आने आएगा, वो तो मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन अभी वो उसकी संभावना ही नहीं है, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। केदार जी, सीधा सीधा लब्बो लुआब ये है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ऐसा कुछ है क्या? और आप दिल अपना बहला रहे हैं या कार्यकर्ताओं को थोड़ा हौसला बढ़ा रहे हैं? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन देखिए सीधी बात है जन्नत की हकीकत, लेकिन बाबूलाल भैया मंजे हुए पत्रकार हैं और अभी संपादक कई वर्षों से हैं और पत्रकारिता में उनकी महारत है, और विशेषकर राजनीति क्षेत्रों में और नक्सलवाद क्षेत्र में। और जब उन्होंने कुछ नाम लिए तो राजेंद्र भैया का बिल्कुल चौकन्ने हो गए और वो कहां दल बदल कानून तक पहुंच गए। तो स्थिति कैसी है आप समझ लें अभिलाष जी, बात साधारण नहीं है, हम मजाक में नहीं ले रहे। इतने बड़े राजेंद्र भैया कांग्रेस के नेता और बाबूलाल भैया, थोड़ा सत्यनारायण जी शर्मा को लगा करके फोन पूछो ना, ऐसा फटकार लगाएंगे कि बोलती बंद हो जाएगी। सत्यनारायण जी शर्मा के मामले में ऐसा सोचना भी पाप है। ऐसा बोलेंगे तो मुझे कैसे बोलने का अवसर मिला है, कैसे बोलूंगा, समय चला जाएगा। आप वरिष्ठ हैं, आप जानते हैं। तो निश्चित रूप से जब ये कुछ नामों का ही जिक्र आया, और बाबा के पास तो 32 विधायक हैं, 32 से कम नहीं है, वो खाली बाबा को 2.5 साल का बंटवारा बराबर नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात मैंने जो कहा फितरत है, राजीव कांग्रेस कौन सी थी राजेंद्र भैया बता दें, इंदिरा कांग्रेस कौन सी थी ये राजेंद्र भैया बता दें, और आज कांग्रेस कौन सी है ये राजेंद्र भैया बता दें। मैं नहीं कह रहा राजीव गांधी कोई नहीं थी, पहले अपने आप को सुधारो केदार, राजीव गांधी नाम की कोई कांग्रेस नहीं थी। राजीव कांग्रेस, अरे लगातार यही बात हुई है, राजीव गांधी नाम की कोई कांग्रेस नहीं थी। अरे पूरी पार्टी को आप लोगों ने नाम बदल दिया। 1, 2 और 10, 20, 25 विधायकों की क्या बात है। और दूसरी बात, ये बार बार लालीपाप दिखाते हैं कार्यकर्ताओं को कि नहीं, आपने नहीं बदला। भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आ गए और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। समय मिलेगा भैया, समय मिलेगा राजेंद्र भैया। आप तो एक लाइन में पूरी किताब कह देते हो, हमको किताब पढ़ना पड़ता है। आप जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा बताने चलो ना। हम सब एक हैं, हम कहीं बटे नहीं, हमारा विभाजन नहीं हुआ। हम तो जो थे जनसंघ में वही भारतीय जनता पार्टी में है और वैसे ही रहेंगे। हम नहीं भागते इधर उधर। जवाब तो थोड़ा सी आपको देना पड़ेगा। पर मैं कह रहा हूं जो नगर निगम मंडल की अभी नियुक्तियां होने वाली थी, बार बार ये बात आती है कि अब होने वाली है, तब होने वाली है, किसी को कुछ नहीं। अभी इनके एक बड़े सीनियर प्रवक्ता ने फेसबुक में लिख दिया था, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो आखिर क्या है? मैं तो बता रहा हूँ जो चल रहा है कोई लब्बो लुआब और हंसी मजाक या मुंगेरी लाल की बात कांग्रेस के लिए हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो दुर्दशा की है कांग्रेस पार्टी ने, उसको देखकर कह रही है, और उनके नेताओं में छटपटाहट है कि हम जो वादे करके आए थे वो पूरे नहीं हो रहे। निगम मंडल में हमारे कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिल रही, अदना सा कार्यकर्ता कहा जाता है। और सत्यनारायण शर्मा की बात कर रहे हैं, हम सब सम्मान करते हैं उनका, हम धनेंद्र साहू जी का सम्मान करते हैं, पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में दिया, हर वर्ग के लोगों को लेकर चलते हैं, हर राजनीतिक वर्ग को लेकर चलते हैं सत्यनारायण भैया। उनको कहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं, और कहते हैं कि भाई उनको फोन करके पूछ लो, वो फटकार देंगे। अरे मैं तो सम्मान कर रहा हूँ, जितना राजेंद्र भैया का करता हूँ उतना सत्यनारायण भैया का करता हूँ, और उतना ही विद्या भैया का भी करता था। आखिर विद्या भैया हम सबके सम्मानित है, पर गए तो दूसरी पार्टी में। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात है कि कांग्रेसी नेताओं की फितरत है, और आज कटपटाहट है, परेशान है। राजेंद्र जी, जो बोलकर सत्ता में आए थे वो कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है राजेंद्र जी, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं सर क्योंकि आप कांग्रेस की जो पार्टी है उससे लोग विमुख होकर के, मुंह फेर करके बड़े से बड़ा नेता चला जा रहा है, और ये मौका बीजेपी को या आपके विरोधी राजनीतिक दल को इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये मौके आप दे रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से बाबूलाल जी ने उल्लेख किया, केदार जी ने उल्लेख किया कि बड़े बड़े लीडर जो कभी ऐसा लगता था कि वो कांग्रेस के बिना नहीं रह सकते, जब वो छिटक कर जा रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गिरेबान में। कांग्रेस को भी झांकना चाहिए, खासतौर से युवा अगर जा रहे हैं तो और ज्यादा दिक्कत है क्योंकि नेतृत्व आगे उन्हीं को संभालना है। तो क्या युवाओं की अनदेखी हो रही है? नहीं अभिलाष जी, युवाओं की उपेक्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग
हमारी पीढ़ी के लोग सिद्धांतों पर और विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, मगर जो लोग महत्वाकांक्षा के कारण राजनीति में आते हैं, जब उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होती तो फिर वो इस तरह की हरकत करते हैं। ये फर्क है बुनियादी। ये एकेडमिक चर्चा का विषय है। कभी रखवाइए इस तरह के मामलों में कि लोग इस तरह क्यों करते हैं, और सत्ता के लोलुपता के कारण इस तरह से मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा है जो छाती ठोक करके कांग्रेस के बाहर गए हैं और घुटने के बल वापस कांग्रेस में आते हुए मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है। मैं एक एक नाम बताना चालू करूंगा तो समय लगेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में यह हुआ है कि जो इनकी प्रभारी है दग्गुबती पुरेंदेश्वरी देवी, वो खुद दल बदलू हैं। वो 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल में सदस्य थी, मंत्री थी, और उसके बाद में जब मोदी जी की सरकार आई तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो वो जो दल बदल उन्होंने किया था, उनको लगता है कि वो यहां भी कारगर होगा। तो छत्तीसगढ़ के लोग न दल बदल को पसंद करते हैं, न सांप्रदायिकता को पसंद करते हैं, न जातिवाद को पसंद करते हैं। यहां के लोग छत्तीसगढ़ी अस्मिता को पसंद करते हैं, यहां के लोग काम को करते हैं। और भूपेश बघेल जी ने अपने आभा मंडल से पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को आकर्षित किया है। कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता सब एकजुट है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, और एक मतेन होकर मनसा वाचा कर्मणा कांग्रेस के प्रति समर्पित है। हमारे यहां कम से कम छत्तीसगढ़ में इस तरह की बिल्कुल स्थिति नहीं है कि किसी को नाराजगी हो। कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता भी फोन करता है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा फोन उठाते हैं। तो हमारे यहां पूरी तरह से संतोष है। हां, भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया हुआ है कि पूरी तरह से झूठ बोलने का काम करो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके छुटभैया नेता झूठ बोले, इनके छोटे कार्यकर्ता झूठ बोले तो चलता है। इनके यहाँ कुछ प्रसन्न स्तर के कलाकार हैं जो आए दिन इस तरह की बातें करते हैं जो हास्यास्पद होती है। मगर जब डॉक्टर रमन सिंह जैसा आदमी ये कहे कि भाई शिक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी हुई, अभी कल उनका ट्वीट था, एक शिक्षा कर्मी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और वो इस तरह का ट्वीट करें, या वो ये कहें कि फ्रंटलाइनर वर्कर्स को छत्तीसगढ़ में पीछे से स्थान मिला हुआ है, उनको टीकाकरण नहीं हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे स्थान है दमनदीप के बाद में। तो ठीक है राजेंद्र जी, ये सबसे बड़ी दुख की बात होती है राजेंद्र जी, बिल्कुल इनके गंभीर नेता, बड़े नेता भी जब हल्के स्तर की बात करें और राजनीति केदार जी आपके पास आ रहा हूं मैं। केदार जी, बस मैं जिस पीढ़ी का हूं जी राजेंद्र जी, बस वक्त कम है, चूंकि मैं बाबूलाल जी के पास आऊंगा। केदार जी, आप 30 सेकंड में अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज कहिए, फिर फाइनल कमेंट बाबूलाल जी से लूंगा। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ना कि इनके नेता भाजपा में आते हैं, इन्होंने हमारी प्रभारी जी का नाम खुद अपने मुंह से कह दिया, मेरा 3 सेकंड हो गया। वो जो हमारी प्रभारी है वो इनके पार्टी में केंद्रीय मंत्री रह के आई 10 वर्ष भाई। तो इसलिए हम कहते हैं कि वहां कुछ बचा नहीं है। लोग वहां सिद्धांत नहीं देख रहे, लोग वहां विचार नहीं देख रहे, कुछ नहीं, ठंडन गोपाल है, पूरा खाली डब्बा है, खाली बोतल है, और खाली सत्ता की बात करते हैं बस। जनता की सेवा की बात और राष्ट्रवाद की बात इनके दिमाग में नहीं है। भैया ने खुद कह दिया, मैं उसको धन्यवाद देता। ठीक है बाबूलाल जी, एक छत्तीसगढ़ में भले ही कंफर्टेबल पोजीशन में कांग्रेस नजर आती है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, लेकिन केंद्र की बात कर लें, कांग्रेस समूचे संगठन की बात कर लें तो वसीम बरेल भी एक मशहूर शायर हैं। उनका एक शेर है कि चेहरे से जो नुमाया है वो छुपाएं तो छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए तो कैसे, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत दूर का है, पहले तय ये हो कि घर बचाएं तो कैसे। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अब सचेत हो जाना चाहिए, और जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में बाकी जगह नुकसान हुआ है, छत्तीसगढ़ में कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर के संगठन को तैयारी करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो आपने बात कही है, ये तो सब देख रहे हैं कि कुछ कमजोरियां आई हैं, कुछ परेशानियां भी कांग्रेस के सामने है, उसके लिए जूझने के लिए लगे हुए भी हैं वो लोग। मैंने जो जिन नेताओं का नाम लिया, उन नेताओं का नाम मैंने उल्लेख करते हुए इसलिए लिया, और अंत में मैंने गंभीरता से एक बात कही कि संभव नहीं है इनका कांग्रेस छोड़ना। वो स्पष्ट किया मैंने, उस बात को गलत तरीके से बोला केदार भाई ने, लेकिन मैंने संभव नहीं है स्पष्ट किया, कोई गड़बड़ी नहीं। और जहां तक सवाल वो आंकड़े का है, तो मैंने जादुई आंकड़े की बात की थी। दल बदल कानून का तो मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है, दल बदल करने का तो उतना है ही नहीं है, स्थिति ही नहीं है उधर उनकी। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं राजेंद्र भाई से एक बात और कह रहा हूँ, इसमें सबको सब चीज संभाल के चलना चाहिए। बहुत ज्यादा दम्भ भी बहुत बुरा होता है,
ये हम राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे हैं, राजेंद्र भाई भी देख रहे हैं। यहाँ अब जल्द से जल्द जो निगम मंडल की नियुक्तियां हो जानी चाहिए, ये मैं एक इशारा बड़े साफ साफ तौर पे कर रहा हूँ। अन्यथा बड़े लोगों का तो नहीं कह सकता, लेकिन छोटे लोगों का दिल अगर टूट गया तो नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। इस बात का ध्यान सरकार को बहुत जल्द संज्ञान में ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये भी रहना ठीक नहीं है कि सब ठीक चल रहा है। ठीक। राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश की, अब बाबूलाल जी ने बात कही तो याद आ गया कि मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। निगम मंडल की नियुक्ति होते होते 1.5 साल हो गए, और जब लगा कि अब तो सत्ता चली गई तो बस 2 दिन के लिए निगम मंडल अध्यक्ष बने थे, वहां मजाक बनकर रह गया। तो थोड़ा सा देखिए, कार्यकर्ता जो छोटे हैं उन्हें उनका हक दीजिए सर, उससे चीजें कसावट भी आती है प्रशासन में, सिस्टम में। बाबूलाल जी शर्मा ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से गंभीर बात है, और बाबूलाल जी की बात को हम लोग बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं हमारे हित के लिए कह रहे हैं। इसलिए उनकी बात का स्वागत है और उनकी बात ऊपर तक मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक, बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि जो दावा किया गया है कौशिक जी की तरफ से उसका कुछ असर देखने को मिले, केदार जी। लेकिन यह है कि बीजेपी अगर ऐसा कुछ कर पाती है तो यह आश्चर्य से कम नहीं होगा, और यकीन मानिए अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाली सियासत में उसकी मिसालें दी जाएंगी। लेकिन राजेंद्र जी, वहां घर संभालने का आपका मजबूत घर है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर कोई दरार नजर आती है तो उसे पाट दीजिए। बाबूलाल शर्मा जी ने इशारा दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में जोड़ तोड़ होगी या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही दल कह रहे हैं कि हमारा दावा पुख्ता है और हम सही कह रहे हैं। फिलहाल आपकी बात में बस इतना ही।